हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेस में। तो चलिए आज हम एक बायोलॉजी के अंदर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन आप जल्द ही यदि ध्यान लगाकर पढ़ोगे तो समझ में भी आ जाएगा। इसको बताने से पहले मैं बता देती हूँ कि इस पृथ्वी पर क्या है, इन जीवों का उत्पन्न कैसे हुआ। ठीक है, कि क्या माना जाता है, इस पृथ्वी को एक सूर्य का टुकड़ा माना जाता है। सूर्य का टुकड़ा एक तप्त टुकड़ा था, ठीक है, जो आग का एक गोला था। उस पे जैसे जैसे क्या है, मतलब वो आग तापमान कम होता गया और पानी, क्योंकि सूर्य के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन होती है, हीलियम होती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाने लगी, जल बनाने लगी, जिससे इस पृथ्वी पर क्या आने लगा, धीरे धीरे जल आने लगा। ठीक है, इस तरह से जल की मात्रा बढ़ती गई और उस जल के अंदर जीव क्या होते गए, उत्पन्न होते गए। ठीक है, तो इसके अंदर जीव जगत के वर्गीकरण के अंदर हम ये भी पढ़ेंगे कि इस पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाले जीव कौन थे, उसके बाद कौन आए और फिर किस किस का ऐसे निर्माण हुआ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि जैसे जैसे जीवों का वर्गीकरण जीव उत्पन्न होते गए, पैदा होते गए, तो जैसे कई सालों के बाद, बीत जाने के बाद, जैसे जीवों का पूर्ण रूप से विकास हो गया, उसके बाद कोई भी एक वैज्ञानिक, जैसे किसी वैज्ञानिक के मन में ऐसे हुआ कि इनको हम डिवाइड करके देखें, इनको हम बांटें कि उनको गुणों को आसानी से देख सकें। ठीक है, तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक जिसका नाम है कैरोलस लीनियस, इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने जीव जगत को दो भागों में बांटा। कैरोलस लीनियस ने क्या कहा, जीव जगत को दो भागों में बांटा, मतलब इस पृथ्वी पे जितने भी जीव है उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया। किस आधार पे, उन्होंने कहा कि एक कोशिका भित्ति एक के अंदर तो पाई जाती है, दूसरे के अंदर नहीं पाई जाती है। यानी कि आधार इसका देखे तो क्या था, कोशिका भित्ति की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति। ठीक है, तो देखिए कैरोलस लीनियस ने द्विजगत प्रणाली यानी दो जगतों में बांटा, इसलिए इसको द्विजगत प्रणाली या दो जगत प्रणाली नाम से इसको दिया गया। ठीक है, तो इन्होंने दो जगत कौन कौन से रखे, एक आपका प्लांटी रखा और एक एनिमेलिया। यानी इस प्लांटी के अंदर तो क्या है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, यानी जितने भी पादप थे उनको उसने किसमें रखा, प्लांटी के अंदर रख दिया। ठीक है, प्लांटी के अंदर, यानी जिस जीवों के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, जीवाणु को भी प्लांटी के अंदर ही रख दिया। हालांकि प्लांटी के अंदर जीवाणु मैच नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि जीवाणु के चारों तरफ क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, इस वजह से इन्होंने जीवाणु को किस में रखा, प्लांटी के अंदर रखा, और बाकी जितने भी जीव है उनको रखा उसने एनिमेलिया के अंदर। ठीक है, तो देखिए इस जीवाणु को रखा, इसलिए यह द्विजगत प्रणाली सफल नहीं हो पाई। अब पूछा कैसे जाता है, एक तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि द्विजगत प्रणाली किसने दी। ठीक है, किसने दी, कैरोलस लीनियस ने दी। ठीक है, फिर क्या बनता है कि प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत को देने वाला सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन था, या प्लांटी तथा एनिमेलिया जगत की खोज करने वाला कौन था, तो आपका कौन है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, फिर देखो, फिर आता है तीन जगत प्रणाली। तीन जगत प्रणाली दी गई हैकेल के द्वारा। किसके द्वारा दी गई, हैकेल के द्वारा। इन्होंने क्या कहा, शारीरिक संरचना के आधार पर थी। इन्होंने क्या, शारीरिक संरचना, शरीर की संरचना के आधार पे इन्होंने तीन जगतों में बांट दिया। कौन सा, एक प्लांटी, एक एनिमेलिया। प्लांटी में सभी पादप को रखा गया और यहाँ से प्लांटी से इन्होंने जीवाणु को हटा दिया। क्यों, क्योंकि इन्होंने कहा कि इन जीवाणु और इन पादप दोनों की शारीरिक संरचना अलग है। ठीक है, इसलिए शारीरिक संरचना के आधार पे यहाँ से कवक जीवाणु को हटाकर कहाँ रखा, एक नया जगत दिया जिसका नाम है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा, जीवाणु, BGA ब्लू ग्रीन एल्गी, प्रोटोजोआ और डायटम को रख दिया गया। ठीक है, इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर किसको रखा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी यानी नील हरित शैवाल, इसका नाम है नील हरित शैवाल। ठीक है, और प्रोटोजोआ और डायटम को भी इन्होंने इसके अंदर रखा।
ठीक है, तो इसकी जो प्रणाली है ये 3 जगत प्रणाली असफल क्यों रही? तो इसका रीजन है कि देखो, जीवाणु तथा ब्लू ग्रीन एल्गी ये एकल कोशिकीय है, लेकिन प्रोटोजोआ और डाइएटम क्या है, बहुकोशिकीय है। कि पूछा जाए कि 3 एकल की जो 3 जगत प्रणाली है उसका असफल का कारण क्या रहा, कि इन्होंने एकल कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय को साथ में रख दिया। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा कि प्रोटिस्टा जगत किसके द्वारा दिया गया? तो किसके द्वारा? हैकेल के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया? हैकेल के द्वारा। और यदि 3 जगत प्रणाली याद नहीं हो रही है किसके द्वारा दी गई है, तो याद रखना 3 यानी 3 ही अक्षर आ रहे हैं, हैकेल है, 3 अक्षरों की प्रणाली हैकेल। ठीक है, अब देखो 4 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई? 4 जगत की यदि बात करें तो यह कोपलैंड के द्वारा दी गई। 4 यानी 4 ही इसके अंदर अक्षर है। कोपलैंड के द्वारा दी गई 4 जगत प्रणाली। इन्होंने किस आधार क्या रखा? तो इन्होंने कोशिका जटिलता का आधार रखा कि कोशिका के अंदर क्या है, जटिलता पाई जाती है। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कवक को कहाँ रख दिया? प्लांटी के अंदर रख दिया। कहाँ रख दिया? प्लांटी के अंदर। ठीक है, और एनिमेलिया प्रोटिस्टा और एक नया जगत दे दिया जिसका नाम है मोनेरा। पूछा जाता है कि मोनेरा जगत किसके द्वारा दिया गया? ठीक है, तो किसके द्वारा दिया गया? कोपलैंड के द्वारा क्या दिया गया? मोनेरा जगत दिया गया। और ये 4 जगत बताए इन्होंने, प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और मोनेरा। तो इसकी जो ये 4 जगत प्रणाली है ये असफल क्यों रही? तो इसका रीजन है कि इन्होंने क्या है, कवक जो एक क्या है, परपोषी है, और ये सभी के सभी कैसे हैं? स्वपोषी हैं। ये कैसे हैं? स्वपोषी हैं। तो इन्होंने परपोषी तथा स्वपोषी को मिक्स कर दिया, इसलिए यह प्रणाली सही नहीं रही। फिर यह 5 जगत प्रणाली जो किसके द्वारा दी गई? आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा दी गई। किसके द्वारा दी गई? आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। ठीक है, यह 5 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई? आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा दी गई। और इनका 5 जगत कौन कौन से है? तो याद रखना, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। अब पूछे कि 5 जगत प्रणाली या आर.एच. व्हीटेकर ने किस जगत का निर्माण किया या कौन सा जगत दिया? तो इन्होंने क्या है, फंजाई, या ऐसे पूछ ले कि फंजाई जगत किसके द्वारा दिया गया? तो फंजाई जगत का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो याद रखना किसके द्वारा? आर.एच. व्हीटेकर के द्वारा। ठीक है, अब देखो इन्होंने मुख्य क्या किया, मुख्य कार्य इन्होंने ये किया कि ये जो कवक किसने रखा था, प्लांटी के अंदर कवक किसने रखा था? कोपलैंड ने रखा था। तो इन्होंने क्या कहा कि ये परपोषी है, ये स्वपोषी है, तो दोनों साथ में नहीं होंगे। और इन्होंने इस कवक को उठाकर कहाँ रख दिया? कवक को उठाकर फंजाई में रख दिया। ठीक है, अब ऐसे पूछा जाता है कि आर.एच. व्हीटेकर ने कवक को कहाँ से लिया था? 4 जगत प्रणाली की इससे कहाँ से लिया था? इन्होंने प्लांटी यानी पादपों से कवक को उठाया था और कहाँ रखा था? एक नया जगत दिया जिसका नाम है फंजाई, यानी फंजाई के अंदर इन्होंने रखा था। ठीक है, फिर देखो आधार क्या है कि इन्होंने किस आधार पे इसको डिवाइड किया गया या किस आधार पे ये 5 जगत दिए गए। तो देखिए इसके 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि निम्न में से आर.एच. व्हीटेकर की वर्गीकरण पद्धति का आधार नहीं है, तो 4 इसमें से दे देंगे, एक अलग दे देंगे। ठीक है, तो याद रखना कौन सा 5 कौन कौन से आधार हैं। देखिए एक है शारीरिक संगठन, एकल शारीरिक संगठन आधार कैसे है कि एकल कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय को इन्होंने अलग अलग रखा। ठीक है, जैसे मोनेरा जगत और प्रोटिस्टा जगत के अंदर क्या आ गए? एकल कोशिकीय आ गए, और बाकी सभी क्या आ गए? बहुकोशिकीय आ गए। फिर देखिए कोशिकीय संरचना, थोड़ी सी आज डिस्टर्बेंस है। कोशिकीय संरचना यानी उनकी कोशिका कौन सी कोशिका है? एक कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, एक यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि बात करें, ये प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक
प्रोकैरियोटिक कोशिका की यदि बात करें तो कि जिसके अंदर क्या है सुविकसित, ये मैं पहले बता चुकी हूँ आप लोगों को, फिर भी मैं दोहरान कर देती हूँ क्योंकि जो नए हैं उनको नहीं समझ में आएगा। प्रोकैरियोटिक क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक वह कोशिका जिसके अंदर क्या है अलग विकसित केंद्रक होता है, यानी जिसके अंदर नगन डीएनए होता है। नगन डीएनए के चारों तरफ आवरण नहीं होता है और कोशिकांग जो है वो नहीं पाए जाते हैं। एक राइबोसोम पाया जाता है जो 17 प्रकार का पाया जाता है, ठीक है। और सुविकसित जो कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, कोशिकांग पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने कोशिकीय संरचना यानी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक को अलग अलग रखा। तो पोषण कि इन्होंने स्वपोषी तथा परपोषी को अलग रखा। जैसे स्वपोषी कौन है, प्लांटी जगत के अंदर आ जाता है, ठीक है। एनिमेलिया परपोषी है, फंजाई भी परपोषी आती है, प्रोटिस्टा और प्रोटिस्टा जगत के प्राणी कुछ भी क्या है स्वपोषी और कुछ परपोषी भी है, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने पोषण को भी आधार बनाया, ठीक है। फिर आता है जनन, जनन को भी इसने आधार बनाया, किसमें लैंगिक जनन पाया जाता है, किसमें अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है। जातिवर्तीय संबंध भी इसका आधार है वर्गीकरण का। तो जातिवर्तीय संबंध का क्या है कि पूर्वजता की समानता, यानी पीछे के जो पिछले जो प्राणी हैं, जो नई आने वाली पीढ़ी है वो पिछली प्राणी से क्या रखती है, समानता रखती है, ठीक है। अब देखो इसके बाद आती है 6 जगत प्रणाली। 6 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई, कार्ल वुज के द्वारा दी गई, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाता है 6 जगत प्रणाली किसके द्वारा दी गई, या फिर ये पूछ ले कि जीवन के 3 डोमेन या जीवन के 3 अधिक जगत किसके द्वारा दिए गए, ठीक है। तो किसके द्वारा दिए गए, कार्ल वुज के द्वारा दिए गए। जो 3 डोमेन या अधिक जगत कौन कौन से हैं, एक आर्की, एक बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। एक आर्की, एक बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया। अब देखो 5 जगत तो हम ये पढ़ चुके हैं, तो 6 कैसे हो गए, 5 तो ये हो गए, ठीक है। तो इसमें से मैं मोनेरा जगत यहाँ लेती हूँ। मोनेरा जगत को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, किसने, इस कार्ल वुज ने, ठीक है। इन्होंने एक आद्य बैक्टीरिया, ठीक है, एक आद्य बैक्टीरिया यानी जीवाणु को एक आद्य बैक्टीरिया, क्योंकि मोनेरा जगत के अंदर क्या रखे जाते हैं, जीवाणु रखे जाते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है बैक्टीरिया। इसीलिए इस मोनेरा जगत के अंदर क्या है, जीवाणु आते हैं। तो इसका एक भाग जिसको आद्य बैक्टीरिया कहा गया और एक को क्या, यू बैक्टीरिया, ठीक है। यानी इस पूछ लिया जाता है कार्ल वुज ने कौन से जगत को 2 भागों में बांटा, तो मोनेरा जगत को 2 भागों में बांटा, कौन कौन से, एक आद्य बैक्टीरिया और एक आपका यू बैक्टीरिया, ठीक है। तो देखिए इसने 3 डोमेन बताए, वो कौन कौन से बताए, एक आर्की, एक बैक्टीरिया, एक यू बैक्टीरिया, ठीक है। अब इन मोनेरा के 2 जगत और बाकी 4, टोटल कितने हो गए, 6 जगत, ठीक है। इन 6 को 6 कहाँ रखे, तो देखो आर्की डोमेन के अंदर रखा आद्य बैक्टीरिया को, यानी यदि बात करें कि पृथ्वी पर सबसे पहले आने वाला कोई जीव है तो वो कौन है, आद्य बैक्टीरिया है, ठीक है। फिर आता है बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने यू बैक्टीरिया को, मोनेरा जगत का जो दूसरा प्रकार है वो रखा यू बैक्टीरिया। और जो यूकेरिया है, यूकेरिया के अंदर क्या है, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया को इन्होंने रखा, ठीक है। किसको, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, इनको किसमें रखा, यूकेरिया के अंदर। अब हम देखते हैं मोनेरा जगत के सामान्य लक्षण, ठीक है। हमने क्या अभी 5 जगत देखे थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहला जो जगत आता है मोनेरा जगत, यानी सबसे पहले पृथ्वी पे आने वाले जो जीव है वो कौन से हैं, मोनेरा जगत के। और इसके अंदर यदि बात करें तो कौन कौन से जीव रखे गए हैं, तो याद रखना कौन कौन से, एक आपका जीवाणु जिसे बैक्टीरिया कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। एक बीजे यानी नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। और एक आपकी माइकोप्लाज्मा जो क्या है, पृथ्वी का सबसे छोटा जीव, क्या है, पृथ्वी का सबसे छोटा यदि जीव पूछे तो कौन सा है, माइकोप्लाज्मा। या ऐसे पूछ सकते हैं क्योंकि एकल कोशिकीय है तो ऐसे पूछ सकते हैं कि सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कह दो या जीव कह दो, ये कौन होगी, माइकोप्लाज्मा, ठीक है। देखिए ये जो मोनेरा जगत है इसके अंदर क्या है, सभी के सभी जीवाणु रखेंगे, कौन कौन से, सभी के सभी जीवाणु, ठीक है। फिर देखिए परजीवी इसके अंदर कैसे आते हैं जीव, जो जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, ये परजीवी हो सकते हैं, सहजीवी हो सकते हैं, मर्तोपजीवी हो सकते हैं तथा आपके स्वपोषी भी हो सकते हैं, ठीक है। एकल कोशिकीय ये कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। एकल कोशिकीय यानी एक ही कोशिका होती है जिसके अंदर केंद्रक है और इसके अंदर क्या है, केंद्रक
यदि बात करें तो इसके अंदर सिर्फ क्या पाया जाएगा, नगण्य डीएनए पाया जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये प्रोकैरियोटिक जीव है, प्रोकैरियोटिक एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पॉइंट। कैसे है मोनेरा जगत के एकल कोशिकीय प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक यानी कि इसके अंदर क्या है, नगण्य डीएनए। कैसा पाया जाता है, नगण्य डीएनए पाया जाता है। इसके चारों तरफ है, केंद्र का आवरण नहीं है। तो नगण्य डीएनए क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे देखो ये एक लंबा एक क्या है, डीएनए है। ठीक है, डीएनए का एक धागा है। अब इतना लंबा, जैसे देखो यदि मैं अपने शरीर की एक कोशिका की बात करूं तो एक कोशिका के अंदर 2.5 मीटर लंबा एक क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ऐसी कोशिका के अंदर जिसके अंदर अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते। विश्वास नहीं होगा आप लोगों को कि मैडम आप झूठ बोल रहे हो, 2.5 मीटर लंबा, कभी जो डीएनए धागा जैसी संरचना है, क्या वो 2.5 मीटर लंबा एक जो नग्न आंखों से नहीं देख सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। तो देखिए ऐसे होते हैं। अब यदि मैं एक एग्जांपल दूं आप लोगों को कि पतंग जो होती है, पतंग की डोर कितनी होती है, 2-3 किलोमीटर तक की पतंग की डोर हो सकती है, लेकिन हम उसको मुट्ठी में ले सकते हैं। अब आप कहोगे 2-3 किलोमीटर को मुट्ठी में कैसे ले लिया, कैसे लिया, चरखी के ऊपर लपेट कर। वैसे ही ये जो 2.5 मीटर लगभग 2.2 मीटर होता है, इस 2.2 मीटर लंबे धागे को क्या किया जाता है, एक स्टोन प्रोटीन होती है। क्या होती है, एक जैसे गोल स्टोन प्रोटीन होती है, इस तरह से ये क्या है, स्टोन प्रोटीन। ये क्या कहलाती है, स्टोन प्रोटीन, स्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर क्या है, इस धागे को लपेटा जाता है। क्या किया जाता है, इस धागे को लपेटा जाता है इस तरह से। ठीक है, तो इस ये जो संरचना है ये क्या है, एक गुणसूत्र कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाएगी, डीएनए से क्या बन गया, डीएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन मिलाकर क्या बना दिया इन्होंने, गुणसूत्र। ठीक है, क्या बनाया, गुणसूत्र। अब देखो, अब इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। क्या है, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। ये सिर्फ क्या है, ऐसे कुंडलन करके डीएनए जो है वो इस तरह से कुंडलन में रहता है, इसके अंदर क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं होने के कारण इसको कहा जाता है नगण्य डीएनए। क्या कहा जाता है, नगण्य डीएनए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट आता है कोशिका द्रव्य गति, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइक्लोसिस, कोशिका द्रव्य गति। देखो ये क्या बनाया मैंने, कोशिका द्रव्य। इस कोशिका द्रव्य, जैसे देखो प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या होता है कि ये कोशिका द्रव्य है, ये आगे से आगे क्या है, गति करता रहता है। ठीक है, लेकिन इस मोनेरा जगत या प्रोकैरियोटिक जीव के अंदर क्या है, कोशिका द्रव्य गति नहीं पाई जाती है, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है साइक्लोसिस। ठीक है, पूछा जाता है निम्न में से कौन से जगत के अंदर या निम्न में से किस जीवों में साइक्लोसिस अनुपस्थित होती है। तो आपको दे देंगे मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमलिया। तो आपको याद रखना है साइक्लोसिस किस में अनुपस्थित होती है, आपके मोनेरा जगत के अंदर अनुपस्थित होती है। ठीक है, अब देखिए राइबोसोम इसके अंदर क्या है, राइबोसोम इसके अंदर 70 प्रकार का पाया जाता है। कैसा, 70 प्रकार का। ठीक है, एक 80 प्रकार का होता है और एक 70 प्रकार का होता है। ये अस क्यों है, कैसे है, ये हम जब कोशिका वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां सब बताऊंगी कि इनको 70-80 क्यों कहा जाता है। अब देखो इसकी 2 इकाई होती है 70 की, 50 और 30। इसकी 40 और 60 या 60 तथा 40। ठीक है, इस तरह से इनकी 2 इकाइयों में बटा होता है। तो याद रखना इस मोनेरा जगत के प्राणियों में राइबोसोम किस प्रकार का पाया जाता है, 70 प्रकार का पाया जाता है। एक देखो इसके अंदर झिल्ली युक्त कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इंपॉर्टेंट है ये 2-3 पॉइंट याद रखना। देखो इस कोशिका के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका हम जहाँ पढ़ते हैं वहाँ क्या होता है कि नगण्य डीएनए पाया जाता है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। कोशिका जो कोशिकांग जो है वो क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं, झिल्ली युक्त कोशिका। अब देखो राइबोस झिल्लीहीन क्यों बोला, झिल्ली युक्त क्यों बोला, झिल्ली युक्त इसलिए बोला क्योंकि इसके अंदर एक कोशिकांग जो मैंने क्या बताया, राइबोसोम, राइबोसोम भी तो एक कोशिकांग ही है। तो ये कोशिकांग कैसा होता है, झिल्ली विहीन होता है। कैसा होता है, झिल्ली विहीन होता है, यानी इस राइबोसोम के चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है। ये क्या है,
ये 2 इकाइयों से बना हुआ, और इस इकाइयों के अंदर क्या होता है, तो राइबोसोम क्या है, आरएनए, प्रोटीन तथा आरएनए की इकाइयों से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसके चारों तरफ झिल्ली नहीं होती है। जैसे यदि बात करें कि अपन क्या है, बाजरा नहीं होता है, जैसे बाजरे का अपन क्या ढेरी कर देते हैं, एक बड़ी ढेरी कर दी पास में और एक छोटी ढेरी, जब तक उसको ऊपर से कवर नहीं किया अपन ने, सीधा उसके अंदर क्या है, बाजरी को डाल दिया, तो वो बाजरी, सपोज दैट आप बाजरी को सोचो कि आरएनए तथा प्रोटीन है, और उस बाजरी के ढेर 2 एक साथ रखे हुए, उसके चारों तरफ क्या है, आवरण नहीं है, तो ऐसी संरचना क्या है, आपकी राइबोसोम है। तो इसलिए कहा है झिल्ली युक्त कोशिकाएं इसके अंदर नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए नगन डीएनए हमने पढ़ लिया, नगन डीएनए पाया जाता है, गोलाकार होता है द्विरज्जुकी। ये देखो इस तरह से क्या होता है, गोलाकार होता है, क्या होता है, गोलाकार होता है। ठीक है, गोलाकार होता है तथा द्विरज्जुकी, द्विरज्जुकी की यदि बात करें कि 2 रज्जु जैसे, इस तरह से द्विरज्जुकी होता है। डीएनए का क्या है, द्विकुंडलन मॉडल अपन आगे पढ़ेंगे जब हमारे आगे चैप्टर में आएगा। तो ये 2 रज्जुओं से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको द्विरज्जुकी कहा जाता है। ठीक है, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति इसके अंदर क्या होती है, उपस्थित होती है, यानी मोनेरा जगत के सभी जीवों के अंदर कोशिका भित्ति होती है, लेकिन एक अपवाद है माइकोप्लाज्मा, जो हमने देखा था, सबसे पृथ्वी का सबसे छोटा जो जीव है, पृथ्वी का सबसे छोटा जीव, ठीक है, छोटा जीव है, उसके चारों तरफ क्या है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्या नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो देखो अब जो ये जीव है इसमें सभी में क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, सिर्फ एक माइकोप्लाज्मा को छोड़कर। तो ये जो कोशिका भित्ति है, ये चारों तरफ जो कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, तो याद रखना किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से बनी हुई है, किससे, पेप्टाइडोग्लाइकेन से। पेप्टाइडोग्लाइकेन का दूसरा नाम है म्यूरिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है कि निम्न में से जीवाणु की कोशिका भित्ति बनी होती है, या फिर ऐसे पूछ ले कि मोनेरा जगत के प्राणियों की कोशिका भित्ति बनी होती है, या तो आपको पेप्टाइडोग्लाइकेन दिया होगा या फिर आपको म्यूरिन दिया होगा। ठीक है, तो देखिए पेप्टाइडोग्लाइकेन नहीं देकर आपको प्रोटीन तथा शर्करा भी दे देते हैं, क्या दे देते हैं, प्रोटीन प्लस शर्करा। ठीक है, तो देखिए ये जो पेप्टिडो है, पेप्टिडो कहाँ से लिया गया है, प्रोटीन से लिया गया है, और ग्लाइकेन जैसे ग्लाइकोजन अपन नहीं पढ़ती क्या, वो क्या होती है, शर्करा, ये शर्करा से लिया गया है। अब पूछे कि इस पेप्टाइडोग्लाइकेन यानी इस कोशिका भित्ति में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है तथा कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखना नाम और नाग 2 क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन तथा शर्करा पाई जाती है, एसिटाइल ग्लूकोज एमीन। ठीक है, एमीन क्योंकि यह क्या है, शर्करा है। ठीक है, नाम की है एन एसिटाइल म्यूरेमिक, म्यूरेमिक अम्ल। ठीक है, अब यदि इसमें पूछे कि कौन सी शर्करा है कौन सी प्रोटीन है, तो इनके पीछे के नाम याद रखना, एमीन, एमीन क्या है, शर्करा के अंदर आती है, अम्ल देखो प्रोटीन किससे मिलकर बना होता है, अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, तो याद रखना, और नाग यानी एन एसिटाइल ग्लूकोज एमीन, और नाम एन एसिटाइल म्यूरेमिक अम्ल। ठीक है, तो ये है इसकी कोशिका भित्ति किससे बनी हुई है, दोनों को अंदर याद रखना। बैक्टीरिया सबसे पहले, क्योंकि मोनेरा जगत को कितने वर्गों में बांटा गया, किसने, कार्ल वुर्ज ने, आद्य बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या है, आद्य बैक्टीरिया देखते हैं। ठीक है, आद्य बैक्टीरिया किस तरह के होते हैं, या आद्य बैक्टीरिया तथा यू बैक्टीरिया के अंदर क्या अंतर है, तो वो हम देखते हैं कि जैसे देखिए यू बैक्टीरिया के अंदर क्या है, सबसे पहले तो हम कोशिका भित्ति की ही बात कर लेते हैं कि कोशिका भित्ति जो है, आद्य बैक्टीरिया की जो कोशिका भित्ति है वो क्या है, यहाँ जो यू बैक्टीरिया की पेप्टाइडोग्लाइकेन है, वहां स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। किसकी कोशिका भित्ति, आद्य बैक्टीरिया की। आद्य बैक्टीरिया की यदि बात करें कि बैक्टीरिया में सबसे पहले आने वाले बैक्टीरिया कौन है, आद्य बैक्टीरिया है, कि ये सबसे पहले आने वाले हैं, इसलिए इसके अंदर क्या है, पूर्ण विकसित नहीं बने थे कोशिकांग तथा कोशिका भित्ति, तो इसको बोला जाता है स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन। जहां हमने यहाँ म्यूरिन नाम देखा था, वहां इसके अंदर क्या हो जाएगा, आभासी म्यूरिन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ इसके अंदर अंतर क्या है कि स्यूडो पेप्टाइडोग्लाइकेन इसको क्यों कहा है, तो याद रखना कि जो नाम है, देखो नाग तो वैसा का वैसा ही आएगा, लेकिन नाम जो है, नाम की जगह क्या है, एन एसिटाइल
टेलोसा मिन्यूरोनिक अमल। ठीक है, सिर्फ इतना अंतर होता है कि इसमें नाम नहीं पाया जाता है, नाम नहीं होगा। नाम की क्या देखा था, एन एसिटाइल म्यूरेमिक अमल। एन एसिटाइल म्यूरेमिक अमल की जगह क्या पाया जाता है, एन एसिटाइल टेलोसा मिन्यूरोनिक अमल पाया जाता है। ठीक है, तो ये इसकी जगह पाया जाता है। ये है कोशिका भित्ति के अंदर अंतर। और इसके अंदर क्या अंतर पाया जाए, तो याद रखना कि ये विपरीत परिस्थितियों को झेलने के लिए भी आवश्यक है। क्योंकि मैंने सबसे पहले ही बताया था कि इस पृथ्वी पे सबसे पहले आग का, ये पृथ्वी एक आग का गोला था। धीरे धीरे करके इसके अंदर पानी आता गया और फिर इसके अंदर जीव विकसित हो गए। देखो, एक तो अब सुविधाएं, एक जो स्टार्टिंग में जो थी वहां क्या प्रतिकूल परिस्थितियां थी, तो इसलिए जो आधे बैक्टीरिया यानी सबसे पहले आए, ये प्रतिकूल परिस्थितियों को भी झेल सकते हैं। ठीक है, रखना कि इसके अंदर क्या है, लिपिड कोशिका भित्ति की लिपिड की स्तर एक पाई जाती है। लिपिड की स्तर है वो एक स्तर की पाई जाती है। किसके अंदर, कोशिका झिल्ली। देखो कोशिका, ये तो कोशिका भित्ति पड़ी, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या है, लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है कोशिका झिल्ली, जिसके अंदर क्या है, इस तरह से ये लिपिड की स्तर है दोनों। और इसके अंदर क्या घुसी होती है, इनके अंदर क्या है, प्रोटीन घुसी होती है। इस तरह से प्रोटीन घुसी होती है। तो ये दो स्तर लिपिड की तथा एक इसके अंदर बीच बीच में प्रोटीन पाई जाती है, ऐसी पाई जाती है यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर। लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर भी पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक कोशिका के जो आधे बैक्टीरिया है उसके अंदर सिर्फ एक ही स्तर पाई जाती है। किसकी, लिपिड की सिर्फ एक ही स्तर पाई जाती है। ठीक है, तो देखिए ये है आधे बैक्टीरिया के सामान्य लक्षण। और फिर हम इनको देखते हैं कि इनको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, कौन कौन से, एक मेथेनोजेन और एक हेलोफिल्स, एक है आपका थर्मोएसिडोफिल्स। ये इसके रहने के आवास के आधार पर है। मेथेनोजेन यानी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति वाले स्थान पर पाए जाते हैं, जहां ऑक्सीजन नहीं पाई जाती है वहां पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या गोबर गैस उत्पन्न करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये मीथेन उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, मीथेन गैस, CH4 गैस क्या है, उत्पन्न करते हैं। इसलिए इन जीवों को मेथेनोजेन बैक्टीरिया या मेथेनोजेन आदि बैक्टीरिया कहा जाता है। ठीक है, फिर देखिए हेलोफिल्स। हेलोफिल्स है जो लवणीय क्षेत्र में, लवणीय क्षेत्र यानी समुद्रीय जो जल होता है, दलदली जो क्षेत्र होता है, दलदली क्षेत्र जिसमें लवण की मात्रा अधिकतम होती है, वहां ये हेलोफिल्स पाए जाते हैं। ठीक है, देखो ये तीनों के तीनों ही विपरीत परिस्थिति वाले हैं। देखो लवणीय जहां जीव नहीं पनप सकते, लेकिन फिर भी ये हेलोफिल्स उच्च लवणीय क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। मेथेनोजेंस यानी ये क्या है, ऑक्सीजन में एक जीव नहीं रह सकता है, फिर भी ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये पाए जाते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स का अर्थ है कि ये उच्च तापमान, बहुत तेज तापमान पर भी ये क्या है, पाए जाते हैं थर्मोएसिडोफिल्स। जैसे मरुस्थलीय क्षेत्रों में अधिक तापमान होता है, फिर भी ये क्या है, जीवाणु जिंदा होते हैं, जीवाणु वहां पनपते हैं। ठीक है, तो ये है आद्य बैक्टीरिया का वर्गीकरण। और कल हम पढ़ेंगे आगे यूबैक्टीरिया था, उसके आगे का जो जगत है वो पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही। आज थोड़ी मैं माफ़ी चाहूँगी क्योंकि 1-2 दिन से मैं डिस्टर्बेंस हो रही हूँ। आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मेरे जैसे पढ़ाने का आज चेहरे से ही लग रहा होगा कि बिल्कुल मन नहीं था पढ़ाने का, फिर भी आप लोगों को पढ़ा रही हूँ क्योंकि मैंने आपके मैसेज देखा, आप बहुत उत्सुक हो पढ़ने के लिए। और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से रहे और आप सभी के सभी लैब असिस्टेंट के अंदर सेलेक्ट हो। ठीक है, ओके, टेक केयर।